आज का वीडियो इस बात पर डेडिकेट होगा कि मेंस के लिए कंटेंट कैसे तैयार करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो भी बिगिनर्स होते हैं, जो भी तैयारी करने वाले होते हैं, उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि मेंस के कंटेंट कैसे तैयार करें। वो क्या करते हैं, क्लास करते हैं और क्लास के बाद रीडिंग करते हैं और फिर किसी न किसी से डिस्कशन करते हैं कि देखो मुझसे इतना बन रहा है, तुमसे इतना बन रहा है, लेकिन वो कभी आंसर राइटिंग नहीं करते, है ना। और आंसर राइटिंग में मुझे लगता है ना कि नॉलेज से ज़्यादा आपके लिए एप्टीट्यूड और समझ बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे करें, है ना। हम कितना भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें लगता है, जैसे मैं कई लोगों से पूछता हूँ ना कि यार आप आंसर राइटिंग करते हो, तो बोलते हैं कि नहीं, अभी मेरा कंटेंट नहीं तैयार है। तो कंटेंट कब तैयार होगा? सबसे बड़ी बात है कि आपका कंटेंट कब तक तैयार होगा। तो इसका कोई आंसर नहीं होता है ना, कोई आंसर ही नहीं होता कि कब तक तैयार होगा। तो इसके लिए जो मेरा तरीका है कि आपको कंटेंट कैसे तैयार करना है, तो देखिए, अगर कोई जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अब तक उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, एक बेंचमार्क के रूप में एनसीईआरटी रीड कर चुके हैं, तो एनसीईआरटी को अगर रीड कर चुका है ना, तो उसको मुझे लगता है कि उसके बाद उसको रैंडम बुक, है ना, जो भी मार्केट में क्या कहते हैं, नोट्स आते हैं या फिर जो भी रेफरेंस बुक हैं, वो शुरू कर देना चाहिए पढ़ना। अब आते हैं कंटेंट कैसे तैयार करें। तो कंटेंट तैयार करने के लिए हम सिलेबस को देखते हैं। ये आता है सिलेबस। अगर आप सिलेबस को देखें ना, जैसे ये पहला इतिहास का सिलेबस है, GS1 का। GS1 में 3 खंड हैं। एक आता है इतिहास, इसमें तीनों आ जाते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। फिर दूसरा आता है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और तीसरा आता है समाजशास्त्र। इस 3 खंड की हम बात करते हैं। अब इन तीनों खंडों में अगर हमें देखा जाए ना, तो इतिहास और ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो ऑल द मतलब कुल मिलाकर अधिकांशतः क्वेश्चन वो आते हैं स्टैटिक से, यानी कि उसमें करंट का रोल बहुत कम होता है। समाजशास्त्र वाले जो इतने टॉपिक होते हैं, इसमें करंट ढंग से होता है ना। तो अब हम मेंस का कंटेंट कैसे तैयार करें। तो मेंस के कंटेंट तैयार करने के लिए एक तो आपको रीडिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट की रीडिंग और समझ। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको इतना आइडिया हो कि हाँ यार, महात्मा गांधी कब आए थे, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, 1857 की क्रांति क्या कैसे थी, है ना, भारत का जो स्वाधीनता संग्राम था उसकी बैकग्राउंड क्या थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसका महत्व क्या था। इन सब चीज़ों पर हमें एक बेसिक आइडिया हो, है ना, एक सामान्य जानकारी हो। देखिए, कोई भी अगर आप आंसर उठाएं ना, मैं अभी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, आपने कुछ भी पढ़ा हो, यानी कि उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को कितना भी पढ़ा हो डीप में, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, तो हमारे पास कंटेंट का अभाव हो जाता है। तो हम आंसर राइटिंग के साथ भी कंटेंट रिच कर सकते हैं, कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें पहला हमारा जो प्री काम है ना, आंसर राइटिंग करने के पहले का। अच्छा, एक बात मैं और इंश्योर कर देता हूँ, कोई भी नोट्स या फिर कोई भी किताब, कोई भी नोट्स एवं कोई भी किताब, कोई भी नोट्स और कोई भी किताब, ये दोनों चीज़ें ना कभी भी आपके आंसर को फुलफिल नहीं कर सकते। मतलब कि किसी भी टीचर का नोट्स हो, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आंसर आप लिख रहे हो तो वो उस टीचर के नोट्स में वो पॉइंट सारे मिलने चाहिए। नहीं, हमें गूगल का सहारा लेना पड़ता है, हमें यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है, हमें अदर्स मटेरियल का भी सहारा लेना पड़ता है। तो जो आंसर राइटिंग का कंटेंट होता है, आंसर राइटिंग के नोट्स होते हैं, वो
किसी एक टीचर के नोट्स नहीं होते, किसी एक मतलब बुक के नहीं होते, उसमें हमको डिफरेंट चीज़ों से अरेंज करना पड़ता है। तो जैसे आज मैं इतिहास को समझा देता हूँ, ठीक है। इतिहास में अगर आप देखें तो मैं तीनों इतिहास की बात कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा ना कि सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी आंसर राइटिंग सब आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो आज मैं इतिहास पर बात कर लेता हूँ। तो ये है प्राचीन भारत। तो अगर आप प्राचीन भारत को देखें ना, तो जब भी आप प्राचीन भारत का कंटेंट तैयार कर रहे हो तो हमेशा देखिए कि ये कला के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर क्या कहते हैं आधुनिक काल की जितने भी कला के रूप हैं, तो क्या आ जाएंगे, साहित्य, वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, है ना। ये सारी जो कलाएं आती हैं, ये सारी कलाएं शामिल हो जाती है। तो इसमें देखिए लिखा है, एकदम क्लियर कट पॉइंट में लिखा है, साहित्य और वास्तुकला के जो मुख्य रूप हैं ये आते हैं। तो इसके अब हम इसके सिलेबस को कैसे जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। यहाँ पर तो एक लाइन में लिख दिया कि भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप आएंगे। अब इसके सिलेबस को समझने के लिए हमें PYQ को देखना होगा कि PYQ में कौन कौन से कला पूछी हैं। तो जब आप PYQ को देखेंगे तो वहाँ पर हड़प्पा काल, हड़प्पा से लेकर, हड़प्पा है, फिर मौर्य साम्राज्य है ना, हड़प्पा वैदिक, फिर मौर्य साम्राज्य, है ना, फिर गुप्त, है ना, फिर आते आते मुग़ल शासकों के बारे में, है ना, मुग़ल शासकों में जो भी कलाकृतियाँ व्याप्त थी वो, फिर आधुनिक काल की, है ना। तो ये सब कलाएँ आ जाती हैं। तो अगर आप पिछले 10 साल के PYQ उठा लें, 10 ईयर्स PYQ, तो इसमें मुझे लगता है कि ये जितने भी कला के स्रोत है सब पर एक दो क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अगर आपने PYQ की केवल आंसर राइटिंग कर ली है ना, PYQ की केवल आंसर राइटिंग कर लिया है, तो मोर देन इनफ है, आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने PYQ की आंसर राइटिंग की है, फिर इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी तो ज्वाइन करनी है ना। तो अगर आपने PYQ की आंसर राइटिंग कर ली है एक बार, तो मुझे लगता है कि आपका ये सिलेबस, ये वाला जो पॉइंट है वो कवर हो जाता है। आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हाँ यार ये है, क्योंकि और उससे आप नए तरीके के क्वेश्चन भी अरेंज कर सकते हो। तो मान लीजिए कि इसके अगर 10-15 मतलब 20-22 क्वेश्चन आए होंगे पिछले 10 साल में, तो उस 20-22 क्वेश्चन के माध्यम से आपके इस वाले पॉइंट के, पहला नंबर पॉइंट के, आपके हर की टर्म के आंसर आपको मिल जाएंगे। आपका सिलेबस एक तरीके से ये वाला इस पॉइंट का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, सबसे बड़ी बात आती है कि यार हमें ना जो मॉडल आंसर हम देखते हैं, जो विभिन्न कोचिंग में PYQ के मॉडल आंसर होते हैं, वो मॉडल आंसर अच्छे नहीं होते, मतलब वो मॉडल आंसर को फुलफिल ही नहीं करते। तो उसमें करना क्या है, हमें एक पहले समझ विकसित करनी है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको तोड़ना है। तोड़ना मैंने बताया था कैसे तोड़ा जाता है, और आप यूट्यूब पर अदर वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, मेन जो घूम फिर कर बात आती है, तो हमको PYQ को सॉल्व करना है। PYQ ये हमारा पहला सोर्स होना चाहिए। अब PYQ के लिए हम आंसर कहाँ से लाएंगे, तो PYQ के लिए हम आंसर लाएंगे, कुछ तो हम देखेंगे, कुछ तो ग्रुप डिस्कशन से सीखेंगे। पहला क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन। दूसरा क्या करेंगे, गूगल का सहारा लेंगे। तीसरा क्या करेंगे, जो नोट्स होगा, नोट्स। और चौथा पहला गूगल, फिर इसके बाद हम खुद से, है ना, खुद से कुछ चीज़ें अरेंज करेंगे, टॉपर्स कॉपी से अरेंज करेंगे। तो ये सारे हमारे सोर्स हो जाएंगे। अच्छा, आंसर राइटिंग जब भी करिए ना, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप ग्रुप डिस्कशन के साथ आंसर राइटिंग करिए। इवन जो आप एक टॉपिक उठाते हैं और एक टॉपिक पर लंबा, मतलब जैसे मैं कुछ लोगों को देखता हूँ डिस्कशन करते हैं, तो एक टॉपिक उठाते हैं और उस पर लंबा, मतलब कुछ भी उठा लेंगे कि आज हड़प्पा काल के बारे में पढ़ कर आना, तो हड़प्पा काल को उठाते हैं तो उस पर दुनिया भर की क्या कहते हैं स्थान है कि ये स्थान कहाँ है, ये स्थान कौन से इलाके में, ये सब डिस्कशन करते हैं। तो मुझे लगता है ये सब डिस्कशन करने से अच्छा है कि आप हड़प्पा काल से मेंस के 2 क्वेश्चन उठा लो, 2 PYQ उठा लो, 2 खुद से क्वेश्चन बना लो उसी तरीके से। तो आप सारे पॉइंट पर ना आप एकदम कवर कर सकते हो, आंसर को एकदम कवर कर सकते हो।
तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट है। और हाँ, आंसर राइटिंग के लिए आप ना शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये हो गया आपके पहले मतलब पहले खंड की आंसर राइटिंग, है ना। इतिहास के पहले खंड की ये आंसर राइटिंग हो गई। अब आते हैं इसमें, तो इसमें भी सिंपल वही करना है। इसमें क्या करना है, जब आप इस खंड की तैयारी करते हो, किसी भी नोट्स, कोई भी नोट्स आप पढ़ रहे हो, तो हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में क्वेश्चन बनता है, व्यक्तित्व के बारे में और कुछ विषय के बारे में। तो अब महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हो जाएंगी, 18वीं शताब्दी से लेकर मध्य भारत समय तक के आधुनिक भारतीय इतिहास में। तो कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, जो मूवमेंट होती है ना, जो भी आंदोलन होंगे, वही तो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, या फिर कुछ चेंजेस होंगे। तो जैसे 18वीं सदी में कौन से क्या कहते हैं, कांग्रेस की स्थापना हो गई, फिर उसके बाद बंग भंग आंदोलन हो गया, क्या कहते हैं, बंगाल का विभाजन हो गया, फिर उसके बाद महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी के दुनिया भर के आंदोलन हो गए, है ना। और मतलब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, फिर इसके बाद मतलब उसके पहले असहयोग आंदोलन, जितनी भी घटनाएं हैं ना, उन सब पर देखिएगा एक एक क्वेश्चन बना होगा। और जो भी जिस भी कोचिंग से आप पढ़ते हैं, तो वो लोग भी कुछ कुछ रैंडम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, तो वहाँ से कलेक्ट करके आप वो आंसर राइटिंग करिए। तो आंसर राइटिंग जब भी करिए ना, तो जिस भी कोचिंग का आप मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, आंसर राइटिंग आपको खुद से करवाते हैं, जो PYQ नहीं होते हैं। तो वो आंसर राइटिंग कर लीजिए, मतलब उन क्वेश्चन को देख लीजिए, और प्लस PYQ तो पहला सोर्स होना चाहिए ये। तो आपकी यहाँ से ये आंसर राइटिंग कवर्ड हो जाती है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा ना, सबसे पहला मैं ये बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, प्रश्न के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, है ना। कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताऊंगा। इस तरीके से चौथे पॉइंट में भी वही PYQ, और जो नोट्स में क्वेश्चन करवाए होंगे कोई टीचर वो, और ये। अब क्या करना है, सभी पे ऐसे मतलब इसी तरीके से PYQ प्लस शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सभी की पॉइंट्स के, ये जो की पॉइंट्स हैं मैं जो दिखा रहा हूँ, ये सिलेबस है, सभी सिलेबस के की पॉइंट के आपको फिक्स इंट्रो तैयार कर लेना है, फिक्स इंट्रोडक्शन। जैसे किसी कला पर क्वेश्चन आता है तो मैं क्या लिखूंगा इंट्रो में, कला पर प्रश्न आता है तो एकदम इंट्रो को अपने फिक्स कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए हड़प्पा कला पर क्वेश्चन आ रहा है, हड़प्पा के वस्तु कला पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या ये क्या कहते हैं, मतलब हड़प्पा के वस्तु कला या मूर्ति कला पर क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको क्या बताना है, हड़प्पा काल का उदय, है ना, हड़प्पा काल एक नगरीय सभ्यता थी, है ना, और हड़प्पा काल का समय इतने था, और यह इस कला के लिए, इन कलाओं के लिए वो है। तो आपको फिक्स ऐसे ही चीज़ें तैयार कर लेंगे। मौर्य काल के बारे में होगा, है ना, मौर्य काल, जितने भी काल की कलाएं हैं उन सब में एक एक आप फिक्स इंट्रोडक्शन तैयार कर लेंगे कि फिक्स इंट्रोडक्शन क्या होंगे। तो इस जितने भी की पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो सभी की पॉइंट पर आप एक फिक्स इंट्रोडक्शन तैयार कर लेंगे। जैसे महत्वपूर्ण घटना में कोई भी घटना पूछे ना, जैसे असहयोग आंदोलन पूछे, तो अब असहयोग आंदोलन के क्वेश्चन में आप कौन सा इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो में क्या लिखेंगे, सिंपल असहयोग आंदोलन को परिभाषित कर देंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, यही जो बेसिक बातें हैं वो आप लिख देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन अपने दिमाग में एकदम फिक्स रखना है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो इंट्रो और कंक्लूजन को एकदम फिक्स दिमाग में रखना है। और जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके इतिहास का। और इसी तरीके से इतिहास के इसमें भी, है ना। अब जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, पॉइंट नंबर 5 में है, तो इसमें ये क्या है, तो औद्योगिक क्रांति क्या होती है, इसका परिभाषा आपको एकदम पता होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, हमेशा कोई भी औद्योगिक क्रांति से क्वेश्चन आएगा यही परिभाषा चिपका देंगे इंट्रो में। उपनिवेशवाद से कोई क्वेश्चन आएगा, आप क्या करेंगे, उपनिवेशवाद की आपको परिभाषा पता है,
सीधे इंट्रो में उपनिवेशवाद की परिभाषा चिपकाना है। ये क्या होंगे, आपके शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ें होंगी। साम्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, ये सब की परिभाषा आपको टू दी पॉइंट आपके ज़ुबान पर होनी चाहिए। तो जब आपकी ज़ुबान पर ये होगी, परिभाषा होगी, तो आप क्या करेंगे, जब भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इंट्रो में आपको एकदम आँख मूंद कर इनकी परिभाषाएं लिख देनी है। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। तो इतिहास के क्वेश्चन में भी ऐसे क्या करना है, हर पॉइंट पर, हर टॉपिक पर आपको एकदम कैटेगराइज रूप से परिभाषाएं और क्या कहते हैं इंट्रो पता होना चाहिए कि यार मैं इंट्रो में तो ये चीज़ लिखूंगी ही लिखूंगा, मतलब लिखूंगा ही लिखूंगा, है ना। जैसे भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, तो भारतीय समाज की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, है ना। तो ये जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, जैसे मान लीजिए कि जातिवाद पर क्वेश्चन आए तो आपको जातिवाद की परिभाषा पता होनी चाहिए। सांप्रदायिकता पर क्वेश्चन आए तो आपको सांप्रदायिकता की परिभाषा की पॉइंट पता होना चाहिए, ताकि आप इंट्रो की शुरुआत कर पाएँ यार। आपको इंट्रो की शुरुआत करना है। तो आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं काम करता, आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड काम करता है। अब आते हैं 7वें 8वें और 7वें पॉइंट और 8वें पॉइंट में। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं जनसंख्या मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण और समस्या। इसमें जो भी की पॉइंट आपको मिले तो आप क्या करेंगे, उसकी परिभाषा पहले तो नोट करेंगे कि मुझे पहले से परिभाषा मिल, जैसे ये शहरीकरण, गरीबी, ये दो वो है ना। अब आते हैं महिलाओं की भूमिका, ये पहला मेरा पॉइंट है, महिलाओं की भूमिका। तो ये वाला जब कोई क्वेश्चन आएगा महिलाओं पर, कोई भी क्वेश्चन की इस क्षेत्र में महिलाओं की इतनी कम संख्या क्यों है, जैसे राजनीति में महिलाओं की कम प्रतिनिधित्व के क्या कारण है ना, समाज में महिलाओं की मतलब अशिक्षा के क्या कारण हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिंपल 3-4 संस्थाएं हैं, जैसे नीति आयोग है, कोई भी वुमेन की कोई भी महिला आयोग की रिपोर्ट हो, नीति आयोग की रिपोर्ट हो, विश्व बैंक की रिपोर्ट हो, जो महिलाओं के लिए बनी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दर्शाती हो, तो उस 2-3 रिपोर्ट को हमेशा अपने दिमाग में एकदम पिन पॉइंट करके चलना है। आप क्या करेंगे, महिलाओं पर कोई क्वेश्चन आएगा ऐसे क्वेश्चन तो आप उसमें चिपका देंगे, सीधे इंट्रो में ऐसे ही लिखेंगे। अब आते हैं महिला संगठन एवं तो महिला संगठन वाले कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, वही इंट्रो में महिलाओं की जो रिपोर्ट आती है वही रिपोर्ट बता देनी है। और एक SDG का गोल, SDG लक्ष्य 5 को जरूर दिखा देना है कंक्लूजन में। तो महिलाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करोगे, कंक्लूजन में SDG नंबर 5 को दिखाओगे, तो आपका ये कंक्लूजन एकदम फिक्स टू फिक्स तैयार होगा। ठीक है। अब आते हैं गरीबी। अब गरीबी की एक तो परिभाषा आपको नोट रखनी चाहिए, है ना। गरीबी में कोई भी क्वेश्चन आए एकदम परिभाषा चिपका देना है। एवं रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट, NSSO की रिपोर्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इनमें से कोई भी एक रिपोर्ट आपको गरीबी के बारे में, भारत में इतनी गरीबी है, अभी जो लेटेस्ट करंट अफेयर में रिपोर्ट आई हो, वो करंट का यूज ऐसे ही होता है। आप ये देखिए कि करंट का यूज क्या होता है ना, करंट का यूज भी ऐसे ही होता है। करंट कोई नया नहीं होता है, करंट कोई नया होता है, करंट का यूज इतना ही होता है हमारे एग्ज़ाम में। शहरीकरण क्या है, शहरीकरण से रिलेटेड कुछ डाटा, कुछ फैक्ट आपको हमेशा याद होनी चाहिए, है ना। ये हो गई हमारी आंसर राइटिंग की पहली शुरुआत। अब यहाँ पर है ये वाले जो लाइनें हैं ना, जैसे भूमंडलीकरण, भारतीय समाज में भूमंडलीकरण का प्रभाव, तो एकदम क्लियर कट भूमंडलीकरण का प्रभाव ये तो सिलेबस में ही है ना, तो आपको भूमंडलीकरण का प्रभाव हमेशा 4-5 प्रभाव एकदम पिन पॉइंट डाटा होना चाहिए। सिलेबस को अगर हम पढ़ते हैं ना तो आधी जानकारी तो हमें ये से ही मिलती है, और भूमंडलीकरण की परिभाषा एकदम क्लियर कट हमें याद होना चाहिए। सामाजिक सशक्तिकरण क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होता है, क्षेत्रवाद क्या होता है, इन सब की परिभाषाएं हमको, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, इन सब की परिभाषाएं हमको पता होनी चाहिए। जब हमको इन कीवर्ड्स की परिभाषाएं पता होगी, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पता होंगे, कुछ डाटा पता होंगे, सारा जब हम एक बार नोट करके रखेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर राइटिंग सुगम हो जाएगा हमारे लिए। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जब हमारे दिमाग में ये आता है ना, यार हम शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत आप ऐसे ही करोगे। क्लियर। तो आज की जो हमारी बात हुई तो ये इस चीज़ पर हुई कि जब हम आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं ना तो हम सिलेबस के जितने भी की पॉइंट्स हैं
उनकी उनकी फिक्स इंट्रो हम तैयार कर लेंगे। चाहे वो जैसे इतिहास का इंट्रो है, इतिहास की किसी चीज़ों का इंट्रो है, तो उसमें हमको उसके बारे में नोट रखें। जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के किसी कला पर क्वेश्चन आ गया, तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिख देना है, उस कला की कुछ 1-2 विशेषताओं को इंट्रो में कोट कर देना है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को कोट कर देना है। तो ये हमेशा आपके शॉर्ट नोट्स में दिखने चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाने है ना, सारी चीज़ों के कीवर्ड, सारी चीज़ों के हर टॉपिक के, हर सिलेबस के हर पॉइंट पर आपको कुछ डाटा, कुछ फैक्ट, कुछ परिभाषाएं एकदम कोट्स होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही यहाँ भी करना है, भूगोल वाले प्रश्नों में भी ऐसा ही करना है, ठीक। तो ये हो गया जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 में भी ऐसा है कि जीएस पेपर 2 का मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है, कि उसमें क्या कैसे करना है। और मैं क्या करूँगा, मैं एक वादा जरूर कर रहा हूँ कि मैं इन सभी चीज़ों के अभी कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी के एग्जाम्पल्स ये आप खुद से ही करो ना, तो ज़्यादा अच्छा है ना। आप खुद से ही इन सब चीज़ों के कीवर्ड्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ, परिभाषाएं बनाओ, जो कि आपको इंट्रो में काम दे दे, है ना। और इन सभी के आंसर राइटिंग की आप शुरुआत कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ कि इनके जो PYQ हैं, सबसे पहला काम आप करो PYQ, सेकंड काम करो कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट में। बस 2 ही कंटेंट पर्याप्त हैं आंसर राइटिंग के लिए। इन 2 को आपने अगर कर लिया तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। अदर चीज़ों पर मत भटको, दुनिया भर के क्वेश्चन मत देखो, किसी कोचिंग ने क्या कह दिया, किसी स्टूडेंट ने क्या क्वेश्चन पूछा, वो सब नहीं। आप नॉलेज के पीछे बिना मतलब की भागते हो। आप सिंपल बात करो ना यार, है ना, टू दी पॉइंट बातें करो। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इंट्रो में आज मेरे लेक्चर का जो, अगर मैं समरी बताऊँ आपको कि मैंने क्या बताया, तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको जब भी आप आंसर राइटिंग करो, एक तो क्या करो, सिलेबस को हर दिन रीड करना है। और जैसे आप प्राचीन भारत की आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो प्राचीन भारत की आंसर राइटिंग में ये वाला पॉइंट आप रोज़ का रोज़ पढ़ोगे, और जितने भी क्वेश्चन आप लिखोगे, जितने भी प्रश्न आपको PYQ में पूछे हैं, उन सभी के कीवर्ड्स की डिफिनीशंस आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखनी है ना, ताकि अलग से कोई क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आए, कहीं भी आए ना, तो आप सीधे इंट्रो की शुरुआत उसी कीवर्ड से कर पाओ, ठीक। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर सिलेबस में जो भी कीवर्ड्स हैं, सभी चीज़ों के लिए, सभी टॉपिक पर, हड़प्पा सभ्यता है ना, मौर्य साम्राज्य है, वैदिक काल है, जो भी चीज़ें हैं, गुप्त साम्राज्य है, जिस भी क्या कहते हैं कला की वो है, तो सबका एकदम फिक्स इंट्रो रखो। यार मुग़ल काल का अगर वास्तुकला पर पूछेगा तो मैं सीधे मुग़ल काल को ही इंट्रो में लिख दूंगा, है ना, कि मुग़ल काल में ये 2-3 लोग इस वास्तुकला पर बल दे रहे थे, है ना, उनके नाम लिख दूंगा। और मुग़ल काल का समय वास्तुकला के लिए ऐसा था, है ना। ये सब चीज़ें हम एकदम क्लियर कट पॉइंट से लिख देंगे। तो हर चीज़ों के लिए एकदम अपने दिमाग में फिक्स रख के चलना है कि इंट्रो में मुझे ये लिखना है। भले से आपको इंट्रो याद नहीं करना है सब चीज़ों का, लेकिन फिक्स दिमाग में ये रखना है कि इंट्रो में तो मुझे ऐसे ही कोट करना है इस टाइप के किसी भी प्रश्न पर। तो इससे आपका क्या होगा कि आंसर राइटिंग में एक आपका अप्रोच बन जाएगा। अभी आपको क्या लगता है कि यार मैं क्या लिखूं, अब आपको लगता होगा कि नहीं मैं लिख सकता हूं। फिर किसी दिन बात करते हैं मेन बॉडी पर और अन्य चीज़ों पर और बात करते हैं, ठीक है। गुड बाय।